मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 17 तारीख 12वां महीना 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 12 सा 1 शिफ्ट का। अब इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, और इससे पहला वीडियो जो वीडियो नंबर 16 है उसमें हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल में जितने भी वीडियो है जैसे MS एक्सेल का, MS वर्ड का, प्रीवियस ईयर का बहुत सारे और फार्मूला का वीडियो है तो उस वीडियो को भी देखिए। उसमें बहुत कुछ आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस, इंटरनेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक्सेल का प्रैक्टिकल या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में मिलेंगे और बहुत कुछ आप इसमें सीखने को भी मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि इससे पहले हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो नंबर 16 है, तो आप उससे भी जाके देखिए। और इस वीडियो में 1 नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर की, किसी कंप्यूटर पर एक डैश डैश स्थापित किया जाता है, वो वेब ब्राउज़र। यानी कि अगर किसी भी कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र नहीं रहेगा तो उसमें आप इंटरनेट नहीं चला सकते। इंटरनेट तो कनेक्ट रहेगा, बट इंटरनेट चलाने के लिए आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। जैसे वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? गूगल क्रोम इस्तेमाल करते होंगे, वेब ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र इस्तेमाल करते होंगे, वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोर इस्तेमाल करते हैं, वो भी वेब ब्राउज़र है। ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और ऐसे कई तरह के जो वेब ब्राउज़र होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम लोग कंप्यूटर पे नेटवर्क या फिर किसी भी तरह का वेबसाइट को ओपन करते हैं और उसमें इंटरनेट चलाने का काम करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को डैश डैश बटन दबाकर अंडरलाइन किया जा सकता है। तो किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+U होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता कि यहाँ पे तो अंडरलाइन करने की जिक्र किया हुआ है, बात किया हुआ है, और अगर ये क्वेश्चन आता कि डबल अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+Shift+D से क्या होता है, डबल अंडरलाइन होता है। किसी भी टेक्स्ट को आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ D प्रेस करेंगे तो वो वर्ड क्या होगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से MS एक्सेल में सुरक्षा के संबंध में वैध नहीं है? तो वर्क स्पेस को आप सुरक्षा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि वर्क स्पेस कहाँ किसे जाता है। तो अगर आप एक्सेल इस्तेमाल किए होंगे तो आपको पता होगा कि MS एक्सेल में जो छोटे छोटे सेल होते हैं, यानी कि रो और कॉलम जो मिलता है, जो छोटे छोटे बॉक्स दिखता है उसे सेल कहा जाता है। और उसी तरह से बहुत सारे जो मतलब सेल होता है तो उसे सीट के नाम से जाना जाता है, यानी कि सीट 1, सीट 2, सीट 3, और उसी का सीट के जो नाम होता है वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। और हम लोग कई बार इस क्वेश्चन को जिक्र भी किए हैं कि वर्कशीट या स्प्रेडशीट के ग्रुप को वर्कबुक कहते हैं, जो कि फाइल का सबसे टॉप में उसका नाम शो करता है। तो जो फाइल का नाम होता है वर्कबुक के नाम से जाना जाता है एक्सेल के फाइल को, तो उसी वर्कबुक के ग्रुप को वर्क स्पेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक्सेल के फाइल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं। और आप उसे लॉक नहीं कर सकते। आप एक्सेल के फाइल को लॉक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सेल के फाइल एक साथ रहेगा तो आप उसे लॉक नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि आप MS एक्सेल वर्कशीट का बैकग्राउंड कलर कैसे बदल सकते हैं? तो MS एक्सेल के बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए तो पहले तो ये जरूरी है कि उस पूरे बैकग्राउंड को, यानी कि पूरे वर्कशीट को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट ग्रुप होता है होम टैब के अंतर्गत, उस पर जाने के बाद फिल कलर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तब ये कलर हो सकता है। जैसे देख सकते हैं कि ये एक पूरा वर्कशीट है, इसे कलर करना है तो Ctrl+A के साथ हम पूरा डाटा को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट ग्रुप है। अब फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर से दिया हुआ है फिल कलर का, और इसी में से कोई भी तरह का सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रकार से वो कलर क्या होगा, आपके वर्कशीट में अप्लाई कर दिया जाएगा। तो किसी भी वर्कशीट को कलर करने के लिए ज़रूरी है पहले उस वर्कशीट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप होम में जाइए। होम में फ़ॉन्ट एक नाम का एक ग्रुप होता है, उस फ़ॉन्ट ग्रुप में फिल कलर का ऑप्शन रहता है। आप वहाँ पे क्लिक करके वर्कशीट को, पूरा वर्कशीट का बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि डैश डैश विंडो का संस्करण नहीं है, यानी कि विंडो का कौन से वर्जन इसमें चारों ऑप्शन में से एक नहीं है। तो विंडो 21 नाम का कोई भी वर्जन नहीं आया है। अभी जो फिलहाल करेंट वर्जन चल रहा है वो विंडो 10 है, और इससे पहले विंडो 8 था, विंडो 8.1, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो NT, विंडो ME, विंडो 7, इस तरह से बहुत सारे वर्जन इस्तेमाल किया गया, लेकिन विंडो 21 नाम के अभी कोई भी वर्जन नहीं आया। आपको बता देते हैं कि विंडो NT का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी।
विंडो एमई का मतलब होता है मिलेनियम एडिशन, उसी तरह से विंडो एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह से अलग अलग वर्जन आए हैं विंडो के, लेकिन विंडो 21 नाम का कोई भी वर्जन अभी नहीं आया। विंडो 10 तक ही अभी है करंट वर्जन, जो अभी विंडो 10 है। इसके बाद अगर अपडेट आते जाएगा तो बहुत अभी इसमें बहुत साल लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में या फिर एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्त करता हूं यानी कि जो रिसीवर होता है उसके लिए कौन से वैध चरण। तो इसमें वैध चरण यह है कि यानी कि वैलिड चरण यह है कि आउटलुक कैरेक्टर का सिलेक्शन करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 37 की डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स का एक प्रिंटर का नाम है, उसी का एक प्रकार जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप कॉर्नर में यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि एक पीला का बटन है, एक शेप बनाया गया है एमएस एक्सेल में, और उस शेप में जो वो कॉर्नर में बटन होता है उस पर अगर हम लोग उसको खींचते हैं तो उसका साइज क्या होगा। तो उसका साइज में यानी कि उसके आकार में बड़ा और छोटा होने का ऑप्शन बनेगा, यानी कि उसके साइज में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और ये कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर तो आपको एक्सेल ओपन करना है और किसी भी तरह का आप यहाँ पर से शेप बना सकते हैं इस प्रकार से। जब आप शेप बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन बनेगा एरो तीर टाइप का, जिससे डायगोनल बनेगा, और इस प्रकार से खींचेंगे ऊपर की ओर तो बढ़ेगा और नीचे की ओर करेंगे तो उसका साइज घटेगा। यानी कि जो शेप होता है उसका साइज में इंक्रीज और डिक्रीज कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपको उस कॉर्नर पे कर्सर ले जाना है, कॉर्नर पे कर्सर ले जाने के बाद आपको डायगोनली उसमें ऑप्शन बनेगा, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करने का। तो उस पर आप क्लिक करके जब इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो उसके आकार में बड़ा और छोटा होने का उसमें ऑप्शन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 39 नंबर के एमएस एक्सेल 2016 में विपट टेबल डैश डैश मेन्यू के अंतर्गत होता है। तो ये इंसर्ट मेन्यू का, अगर आपको एमएस एक्सेल में किसी भी तरह का टेबल और भी क्रिएट करना है तो इंसर्ट में ऑप्शन पे जाइए, तो यहाँ पे आप टेबल नाम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो उसी टेबल से और भी कई तरीके के टेबल का डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, और उसके लिए इंसर्ट फंक्शन पे या फिर इंसर्ट मेन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि डिलीट बटन, जो डिलीट बटन होता है कीबोर्ड में, डिलीट की को अगर हम लोग जहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के पास कर्सर के पास उसको रख के डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो जहाँ पे कर्सर क्लिक किया हुआ रहेगा उसके राइट साइड में जो भी वर्ड रहेगा दाईं तरफ, वो सारा वर्ड को क्या करेगा, डिलीट करेगा। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले नंबर तो आप एमएस वर्ड पे क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद आप जिस भी कर्सर को जहां पर भी किसी भी वर्ड के पास आप रखते हैं, रखने के बाद आपको करना क्या होगा, डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि जहां पे कर्सर ब्लिंक है, आप यहां पे देख सकते हैं कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इसके राइट साइड में जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड क्या होगा, डिलीट होगा। और वही अगर हम यहाँ पे बैक स्पेस बटन प्रेस करें तो उससे क्या होगा, बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो जहाँ पे कर्सर है उसके लेफ्ट साइड के जो भी कैरेक्टर, जो भी वर्ड रहेगा उसको मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो बैक स्पेस है उसे और जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता है उससे लेफ्ट साइड का वर्ड मिटाता है, कैरेक्टर मिटाता है और डिलीट करता है, और जहाँ पे कर्सर है और उसके राइट साइड वाला को डिलीट करना होता है तो उसके लिए डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि डैश डैश कॉलम में केवल जो कॉलम होता है, कॉलम में केवल निर्दिष्ट और मानदंड के अनुसार से वो क्या होता है, डाटा को प्रदर्शित कराता है, यानी कि शो कराता है। तो इसके लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा हमें फॉर्मेटिंग टूल का। फॉर्मेटिंग टूल का आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 42 है यानी कि 42 नंबर की डैश डैश किसी प्रोजेक्शन में बाद में कुछ रखने वाली निर्धारित क्षेत्र जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि प्लेस होल्डर कहते हैं। यानी कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास एक शेप, आप एक स्लाइड बना हुआ है और उस स्लाइड में कुछ अलग से आप कुछ भी चीज़ों को रखते हैं तो उसे प्लेस होल्डर के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 43 के एमएस एक्सेल में फार्मूला के अंदर फंक्शन को उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसके लिए हम लोग सत्य है कि ये उसका उपयोग हो सकता है, जैसे अगर कोई फार्मूला लगाएं और उसके अंदर आप फंक्शन को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो हाँ बिल्कुल उसमें लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि वह घटक जो सभी गणितीय यानी कि मैथमेटिकल गणनाओं को यानी कैलकुलेशन करने में कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन के नियंत्रण में जिम्मेदार होता है उसे कहते हैं एएलयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और इसमें जो देख रहे हैं एमयू देख रहे हैं उसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, और सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि डैश डैश
MS पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये है स्लाइड है। क्योंकि MS पावर पॉइंट में जब आपको प्रेजेंटेशन बनाना होता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो आप स्लाइड के थ्रू ही बना सकते हैं। अगर आपको स्लाइड क्रिएट करने नहीं आता है, स्लाइड डिजाइन करने नहीं आता है, तो आप प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हैं MS पावर पॉइंट के अंदर। जैसे कि आपको MS वर्ड में पेज आपको डिजाइन करने नहीं आता या फिर पेज बनाने नहीं आता है, उस तरह से आप उसमें डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल में अगर आपको सीट क्रिएट करने नहीं आता है, तो आप अलग अलग तरीके का सीट नहीं बना सकते या फिर अलग अलग तरीके का डिजाइन नहीं उसमें क्रिएट कर सकते। सेम उसी तरह से पावर पॉइंट में आपको जब प्रेजेंटेशन बनाना होता है, कुछ प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी बात यह है कि आपको स्लाइड क्रिएट करने आना चाहिए। स्लाइड में कोई टेक्स्ट या कोई तरह का डिजाइन फिल करने आना चाहिए, तब वो जाकर क्या होगा, ऑप्शन में ये सारे चीजें काम कर सकते हैं। स्लाइड को कैसे क्रिएट किया जाता है पावर पॉइंट में, उस चीज को सीख सकते हैं आप, प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अभी पावर पॉइंट का एक ही फाइल ओपन है और एक फाइल और एक्स्ट्रा ओपन करने के लिए, यानी कि एक स्लाइड और क्रिएट करने के लिए हमें होम पे क्लिक करना होगा। और होम में देख सकते हैं यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ, और इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 9 प्रकार के अलग अलग तरह का स्लाइड का ऑप्शन देगा। आप जिस भी प्रकार क्रिएट करना चाहते हैं आप उस पर कर्सर ले आके क्लिक कर दीजिए। तो पहले तो 1 था, अब यहाँ पे 2 हो गया। और जैसे फिर से क्रिएट करने के वहाँ पे जाइएगा तो एक चीज़ और है कि कर्सर ले जाते ही देखिएगा कि वहाँ पे एक शॉर्टकट की लिखता है, जिसका लिखता है कि Ctrl+M का शॉर्टकट की होता है कि नया स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे इसी प्रकार का स्लाइड क्रिएट करना हो तो Ctrl+M बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, एक नया स्लाइड क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी पावर पॉइंट में आपको स्लाइड क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप होम पे क्लिक करके न्यू स्लाइड ऑप्शन पे से कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल के साथ M बटन का भी प्रेस कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 46 कि एक्सेल वर्कबुक में होम टैब के अंतर्गत सेल्स ग्रुप के अंदर जो मौजूद ऑप्शन होता है डैश बटन का उपयोग रो और कॉलम को चौड़ाई और ऊंचाई में संयोजन यानी कि एडिटिंग यानी कि उसे कस्टमाइज करने में किया जा सकता है। तो उसका आंसर होगा फॉर्मेट। क्योंकि अगर आप MS एक्सेल में हैं और MS एक्सेल के अंदर होम ग्रुप के अंदर होम टैब के अंतर्गत अगर आपको बताएं तो उसमें एक फॉर्मेट नाम का ऑप्शन होता है, और उस फॉर्मेट नाम के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हम होम पे क्लिक किए, होम में यहाँ पे देखिएगा कि फॉर्मेट नाम का ऑप्शन रहेगा। फॉर्मेट के ऑप्शन में यहाँ पर से रो का हाइट और कॉलम का विड्थ, ये दोनों को कस्टमाइज करने का या फिर ऑटो फिट करने का ऑप्शन उसमें रहता है, और इससे हम किसी भी रो का या फिर किसी भी कॉलम का साइज में चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे रो का हाइट बदल सकते हैं, कॉलम की चौड़ाई बदल सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि डैश प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन का अनुवादित करता है, उसे कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, सॉरी कंपाइलर नहीं, इसे बोला जाएंगे इंटरप्रेटर, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन है तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा इंटरप्रेटर आएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 यह है कि लेजर प्रिंटर, लेजर क्या है, लेजर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर डैश में उपयोग किया जाता है। अगर लेजर प्रिंटर जो है वो सिर्फ कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से कनेक्ट करके प्रिंट करने के लिए नहीं, बल्कि आप उसका इस्तेमाल एक फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि उसमें जो ऑप्शन होता है वो उसमें फोटोकॉपी का भी ऑप्शन होता है, तो आप उससे कोई भी पेज लाइए, उस पर स्कैन कीजिए और वहीं पर से प्रिंट करने का ऑप्शन रहेगा तो प्रिंट कर देगा। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा तभी वो प्रिंट करेगा, यानी कि वो फोटोकॉपी के भी उसमें टेक्नोलॉजी होते हैं लेजर प्रिंटर के अंतर्गत। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि आपको सुरक्षित सेलों को यानी कि प्रोटेक्ट सेल को लॉक अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। तो जी हाँ, अगर आपको किसी भी सेल को लॉक करना है तो उसकी उस सेल में पहले तो आपको पासवर्ड डालना होगा, और पासवर्ड डालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप होम पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे जाइएगा, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड लगा सकते हैं। दूसरा है कि जिस सीट पे यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि सीट नंबर 5 है तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें दिया हुआ, तो इसमें भी प्रोटेक्ट सीट नाम का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके हम पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जब पासवर्ड लग जाएगा तो वो उसमें जितने भी सेल होगा वो सारा सुरक्षित हो सकता है। सुरक्षित होने के तौर पे आपको बता दें, ना तो आप उस चीज़ से उस वर्कशीट में कुछ आप लिख सकते हैं और ना ही लिखा हुआ चीज़ों को आप डिलीट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन से सॉफ्टवेयर समान व्यक्तियों या संगठनों की जरूरत की
पूर्ति के जरूरत पूर्ति के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसमें जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसका इस्तेमाल जो होता है लोग अपने जरूरत के अनुसार से करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आप सॉफ्टवेयर जो डेवलप करता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको जाके क्या बोलते हैं कि नहीं एक हम कोचिंग चलाते हैं, तो उसके अनुसार से आप मेरे एक टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दीजिए, या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दीजिए, या फिर और भी कई तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजाइन करवाते हैं। अगर आप एक मेडिकल शॉप चलाते हैं तो वहां पर आप उसको बोलिएगा कि टाइपिंग का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दीजिए, तो उसके जरूरत का वहां पे काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जिस व्यक्ति के जो जरूरत है उसके अनुसार से सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर जो अपने जरूरत के अनुसार से क्रिएट किया जाए उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर क्वेश्चन नंबर है 51 कि आप वर्कशीट के छावित पंक्तियों यानी कि रो और कॉलम्बो को आप डिलीट इसमें कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर होगा कि आप वर्कशीट में अछावित पंक्ति यानी कि रो और स्तंभों यानी कि कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा, यानी कि डिलीट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाई चार्ट का सही प्रकार है। तो पाई चार्ट का सही प्रकार है पिवट चार्ट जो है सही उसका प्रकार है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आप सही चार्ट यहाँ की अगर हम लोग बात करें पाई चार्ट का, तो ये जो हम क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि 3D भी पाई चार्ट होता है, 2D पाई चार्ट भी होता है, तो ये सब भी ऑप्शन में होता है, लेकिन इसका एक सही प्रकार जो होता है वो पीपट चार्ट होता है। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें और प्रैक्टिकली आपको दिखा भी देते हैं कि कहाँ पे होता है पाई चार्ट 3D और 2D। तो आप इंसर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पाई वाला ऑप्शन पे जब जाइएगा तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि 2D पाई चार्ट है और 3D पाई चार्ट। यहाँ इसमें 2 ऑप्शन होते हैं जिससे कि आप क्रिएट कर सकते हैं 3D और 2D पाई चार्ट। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि एमएस पावर पॉइंट में पीपीटी यानी कि पीपीटी फाइल क्या प्रेजेंट करता है। तो वो पीपीटी जो होता है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कोड होता है, जो जिससे हम लोग एक्सटेंशन कोड होता है जिससे हम पहचान करते हैं फाइल का कि ये पावर पॉइंट का फाइल है। जैसे डॉक्स होता है तो वो उससे पहचान जाते हैं कि नहीं ये एमएस वर्ड का फाइल है, डॉक्यूमेंट होता है। एक्सलेक्स होता है तो उससे पहचान जाते हैं कि एक्सेल का फाइल है। जेपीईजी होता है तो पहचान जाते हैं कि हाँ ये फोटो फाइल है। पीडीएफ होता है तो पहचानते हैं कि ये पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और जेपीईजी का पूरा नाम होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। फिर क्वेश्चन नंबर है 54 कि इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो आईएसपी जो है वो इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, क्योंकि आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ब्रॉडबैंड जो होता है, वाईफाई जो होता है, और लीज लाइन जो होते हैं वो उससे हम लोग इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है और उसे इंटरनेट का कनेक्शन किया जाता है। लेकिन आईएसपी का इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा भारत के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। तो यानी कि डॉट इन क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट में आप लिखते होंगे www, आप कुछ भी ABCD आप समझ लीजिए डॉट इन, तो जो डॉट इन लगता है उसका मतलब होता है इंडिया, और अगर मान लिया कॉम जो लगता है उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन या फिर कॉमर्शियल उसके तौर से बोला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो कंट्री होता है उसका संक्षिप्त नाम होता है, एक हिडन नाम होता है जो लास्ट में वेबसाइट से जोड़ा जाता है। उसके बाद फिर अगर जैसे कई जगह पे देखे होंगे ईडू लगा हुआ होता है तो उसमें उसका मतलब होता है एजुकेशन, और कहीं पर जियो भी लगा हुआ रहता है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो इस ORG का उसमें जैसे कि इन बताएं उसी तरह से ORG रहता है तो उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्वेश्चन नंबर है 56 है कि डैश विंडो डेस्कटॉप में सबसे महत्वपूर्ण आइकनों में से एक है जिसमें कि नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिलीट पेन जैसे शामिल होती हैं, तो उसे कहते हैं माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर के अंदर नेविगेशन पेन यानी कि वहाँ पे नेविगेशन यानी कि मूव करने का, व्यू यानी कि देखने का, डिलेक्स करने का, तो इस तरह का फंक्शन है माई कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एमएस वर्ड में यदि किसी टेक्स्ट को हरे रंग की लहरदार यानी कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को कोई भी वर्ड अगर आप एमएस वर्ड में लिखते हैं, तो जैसा कि आपको कई वीडियो में आपको बताए हैं कि अगर एमएस वर्ड में कुछ वर्ड लिखे और नीचे में रेड लाइन आ जाता है तो उसका मतलब होता है ये ग्रामेटिकल एरर है। लेकिन अगर किसी वर्ड में अगर यहाँ पे हरा कलर का लाइन आ जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर एक स्पेस ज़्यादा लगा दिए तो यहाँ पर क्या होगा कि, या फिर किसी वर्ड में हम ज़्यादा लगा देंगे तो यहाँ पर रेड कलर है, और लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर आना
तो अगर किसी भी टेक्स्ट के नीचे आप यहां पर देख सकते हैं कि हल्का ग्रीन कलर टाइप का अंडरलाइन आएगा, तो इसका मतलब यह होता है कि वो जो है व्यक्ति के अनुसार, यानी कि हमारे द्वारा वो गलती किया गया, यानी कि जहां पर एक स्पेस लगाना चाहिए तो वहां पर हम डबल स्पेस लगा दिए हैं, या फिर स्पेस नहीं लगाना चाहिए था अब हम वहां पर स्पेस लगा दिए। जैसे कोई वर्ड आप लिखे, कॉमा देने के पहले स्पेस लगा दिए, तो वो क्या होता है, वहां पे ग्रीन कलर का एक लाइन आ जाएगा। तो उस जो ग्रीन कलर का लाइन होता है वो व्यक्ति जो यूजर होता है, जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, उसके गलती से आता है वो, ना कि कोई ग्रामेटिकल एरर वो नहीं होता है एमएस वर्ड के अंदर खास करके। फिर क्वेश्चन नंबर है 58 नंबर है कि एमएस वर्ड में कर्सर है 3x3 का एक टेबल, आप कॉलम बनाए हुए हैं, तालिका बनाए हुए हैं, टेबल है 3x3 का मतलब हो गया कि 3 रो और 3 कॉलम आप उसमें बनाए हुए हैं। तो अगर आप पहले कॉलम या फिर पहले रो में हैं, तो और उस जगह में अगर हम लोग टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, TAB जो बटन होता है जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है, तो अगर हम लोग टैब बटन का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, तो अगले कॉलम में चले जाएंगे। और इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एमएस वर्ड में हम यहाँ पे एक टेबल बनाए हुए हैं, और इस टेबल में हम किसी भी कॉलम पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, जैसे पहले कॉलम में है और टैब बटन प्रेस किए तो देखिए क्या हो गया, अगले कॉलम में आ गए, और फिर टैब बटन प्रेस किए तो इस तरह से वो क्या होगा, एक कॉलम से अगले कॉलम में वो चेंज होने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 59 की निम्नलिखित में से कौन सी CPU का भाग नहीं है, तो VDU जो है वो CPU का भाग नहीं है, और बाकी CU ALU MU ये सब CPU का पार्ट होता है। मदरबोर्ड पे ये सारा चीज कनेक्शन किया हुआ रहता है, सारा ऑप्शन वहीं पे होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 60 की यदि आप सूत्र लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, और उसमें O2 में जैसे O लिखें और 2 जो है O2 बेस में लिखा हुआ है, जैसे H2O लिखा हुआ रहता है, तो H2O क्या होता है कि H लिखने के बाद 2 जो रहता है नीचे की ओर लिखा हुआ रहता है। तो वो जो नीचे की ओर जो अंक 2 दर्शाता है, वो लिखा हुआ जो चीजें होती है उसको किस ऑप्शन से सेट किया जाता है, तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है। इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी आपको हम दिखाते करके कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। जैसे अगर आप हम कुछ इस तरह से लिखें, जैसे लिखते हैं H2O, अब इसमें जो 2 है हम चाहते हैं वो नीचे रहे, तो इसके लिए इसको पहले सेलेक्ट करना होगा, और होम के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो वो नीचे की ओर आ गया। और कोई भी चीज़ जैसे पावर में रखना चाहते हैं, जैसे x के पावर 4 करना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ 4 को सेलेक्ट कीजिएगा और सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, वो वर्ड या फिर वो जो टेक्स्ट रहेगा ये पावर में चला जाएगा, और उससे हम वो देखेंगे कि वो टेक्स्ट के ऊपर में दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।